में जब ये सत्ता में आ रहे थे तो इन्होंने हमसे कुछ वादे किए थे जिसे अपने मुंह से ये नहीं दोहराते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा रोशनी डालिए, गौर करिए। वादा किया गया था कि 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा। कहीं बताया जाए के अकाउंट में 15 लाख आई है नहीं? पिछवा तो लगा था कि सबके अकाउंट में आ गई। अरे हाथ ही हिला के बता दीजिए, आया है? नहीं आया। वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। तो बताया जाए 20 करोड़ नौकरी आप लोगों को मिल गई? नहीं। वादा किया गया था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पर बैठा लेंगे। भैया तनी बताएंगे आप लोग कि मोदी जी हवाई जहाज पर बैठल ना तनी बैठल नहीं। हर वादा झूठ। कहा गया था कि पहले ट्रेन चलेगी और रेल को ही बेच दिया। वादा किया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आदमी सोचलस कि लोगों बच्चा में के चलो नहीं के वोट दे जा के खातिर चोरैया पैसा सबने वोट देकर जिता दिया। अब आप ईमानदारी से बताइए और स्वीकार करिए, क्या अरहर की दाल का दाम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्या मट्टी के तेल का दाम बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? चीनी का दाम बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? 60 रुपये का पेट्रोल रहे तो काटत रहे। आप सब बताइए, 100 रुपए से अधिक पेट्रोल भराया या नहीं भराया? 400 रुपए का गैस सिलेंडर है तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके और रेडियो में बैठ जाए। 400 रुपए का बहुत महंगा था तो 1200 रुपए का करके सस्ता कर दे लो ना। हर जगह झूठ, हर जगह आपसे धोखा किया गया। टीका लगवाने के नाम पे जिस कंपनी ने आपको टीका लगाया उस कंपनी ने अदालत में जाकर लंदन की, इंग्लैंड की अदालत में यह स्वीकार किया कि ये टीका लगने के बाद जो कोरोना का टीका है, कोरोना की वैक्सीन है, उससे खून जमने लगता है और हार्ट अटैक आ जा रहा, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा। 20 साल 25 साल का लड़की हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से मर जा रहे हैं। पूछने पे पता चलता है कि साल भर पहले कोरोना का टीका लगा था। ये सरकार पहले हमको महंगाई से मार रही थी, हमको जीएसटी से मार रही थी, उसके बाद हमको जहर का टीका लगवाकर भी मारने के पीछे पड़ गई। क्या सच्चाई है आप सोचो। हीरे का व्यापारी हीरा खरीदने जाता है तो उसको टैक्स देना है 3%। कितना %? और बच्चे के लिए किताब कॉपी कलम और रबर खरीदने जब आप जाते हैं तो आप देते हैं 18% टैक्स। हीरा खरीदने का व्यापारी अरबपति खरबपति है तो कितना टैक्स दे? 3%। आप दीजिएगा 18%। हवाई जहाज खरीदने का हैसियत हमारा आपका देखिए। जो अरबपति पूंजीपति खरबपति रहेगा वो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का सपना देखेगा। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीदने जाइएगा तो 6% टैक्स देना है। और एक किसान गरीब मजदूर अगर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो 28% टैक्स देता है। आप सोच के देखिए ये क्या सरकार है और इसकी कैसी हजारों करोड़ की नीतियां हैं जो गरीब को और गरीब बनाती जा रही है और अमीर को और अमीर बनाती जा रही है। ये पूंजीपति लोगों की सरकार है। LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, लाल किला दिल्ली का दालमिया को बेच दिया, चाय बेचत बेचत सारा किस्में बेच दिया। क्या हाल बना दिया हमारे देश का। हमारे देश में बेरोजगारी को परम सीमा पर पहुंचा दिया।
अग्निवीर जैसी योजना ले करके हमारे युवाओं का हौसला तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बाहर के मेहमान आए हैं। मंसूर चचा, ये गाजीपुर की है सरजमीन, ये वीरों की और शहीदों की धरती कही जाती है। हर घर से या दूसरे घर से कोई नौजवान फौज में जाता है और 4 साल की नौकरी कर दिया। बताइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, ये 4 साल की नौकरी बदल करके पक्की नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए? आप बताओ। चाहिए। पक्की नौकरी सही रहेगी? हाँ। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक तरफ ये झूठी पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी होना चाहिए। एक तरफ आपकी अपनी सच्ची पार्टी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार, जिसने गठबंधन किया, और अगर वो सरकार में आएगी तो उन्होंने वादा किया है कि अब आपको 5 किलो राशन नहीं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी तो आपको 10 किलो राशन दिया जाएगा और मिट्टी का तेल और चीनी भी दिया जाएगा। तो बताइए, अगर 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन मिली तो ठीक रही? वादा किया गया है कि हर गरीब परिवार की एक महिला को महीने का 8,500 रुपया, जो साल का 1 लाख रुपया है, वो उनके अकाउंट में महीने की पहली तारीख को डाल दिया जाएगा। तो साल भर में 1 लाख, तब 5 साल में 5 लाख, तो 15 लाख का तो चमनियो ना थमेला मोदी जी। अगर 5 साल में 5 लाख मिल जाए तो बताओ जाए ठीक रही कि ना रही? ठीक रही। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, उनका पद तुरंत बहाली की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जो गुणवत्ता है अनाज की, हमारे जो 10 किलो राशन और अनाज दिया जाएगा उसको भी बढ़ाया जाएगा, उसको भी बेहतर किया जाएगा। जो नौजवान शिक्षित हैं उन नौजवानों को 1 लाख रुपए तक की ट्रेनिंग कराकर नौकरी देने का काम किया जाएगा। तो बताया जाए, अगर लड़कों को 1 लाख रुपया कमाए लगे सो तो ठीक रही? और जहां ये सरकार आटा देने का काम कर रही है, वहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डाटा देने का भी वादा किया है। तो बताओ, आप आटे के साथ अगर डाटा भी मिलेगा तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? नौजवान कुल ढेर तेज चिल्ला था उससे, डटवा मिल जाए तो ठीक रही? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आने वाला वक्त आपका हो सकता है, आने वाला भविष्य आपको तय करना है। आप ताकत हो सबसे बड़ी, आप हमें चुनकर नेता बनाते हो, आप प्रधानमंत्री और आप मुख्यमंत्री बनाते हो। अगर आप फैसला कर लोगे, आप मन बना लोगे, तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत सुनहरा होगा। और मोदी जी तो कहते हैं ना कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़े। एक बार हाथ उठा के बता जा के झोला उठवाए खातिर तैयार है? के झोला उठवाए खातिर तैयार है? तो बताया जा, पीछे जो लोग खड़े हैं सब लोग हाथ उठा के बताइए। लेकिन एक बात और बताना चाह रहे हैं, जाते जाते झोले का चेकिंग हुई, झोले की चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बुजुर्गों, भाइयों, माओ बहनों, हम पे हर तरह का जुल्म किया गया। मैं आपको मंच के माध्यम से बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं ने मेरे वालिद मरहूम मुख्तार अंसारी साहब को और अफजाल अंसारी साहब को खरीदने के लिए ऑफर भेजा। उनसे कहा कि धर्म और जात की राजनीति करके लोगों को बांटिए और हम आपको इसके बदले पैसा भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, आपके मुकदमों में भी आपको राहत देंगे। मेरे वालिद ने और सांसद जी ने इस ऑफर को लात मार दिया और कहा कि हमारे पूर्वजों ने और हमने कभी धर्म और जात के नाम पर राजनीति नहीं किया है। हम गरीब की सेवा,
और उसकी खिदमत, उसका धर्म और जात देखकर नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे दरवाजे पर रोता हुआ आता है हम उसको हंसा के आंसू पोंछ के भेजने का काम करते। और उसके बाद जुल्म का दौर शुरू हुआ। मेरी माँ के ऊपर 16 मुकदमा, 500 रुपए के वोट चोरी का मुकदमा। 2 साल में मेरे बड़े भाई श्री अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से विधायक हैं, 2 साल के अंदर 12 मुकदमा। रासुका लगा दिया, हाईकोर्ट ने रासुका खत्म कर दिया, कह दिया कि लीगल था। जिस दिन रासुका खत्म हुआ उस दिन गैंगस्टर लगा दिया। 4 दिन पहले माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस गैंगस्टर को भी खत्म कर दिया। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे, मेरे पैदा होने से पहले के मुकदमे। मैं पैदा हुआ 1998 में और मेरे ऊपर जो पहली एफआईआर हुई है अध्यक्ष जी 27 अगस्त 2020 को लखनऊ में, उस पहली एफआईआर में जो क्राइम मैंने किया, जो अपराध मैंने किया है, वो 1970 में किया है। जिस तरह आप हंस रहे हो उसी तरह कोर्ट में जज साहब की फाइल देख के हंस रहे थे और सरकारी वकील से पूछ रहे थे कि अरे बताओ क्या ये लड़का पैदा होने से पहले अपराध कर दिया था? मेरी माँ 72 में पैदा हुई है और हम पे मुकदमा है 1970 का। मेरी भाभी को जेल भेज दिया, वो अपने पति से मेरे भाई से जेल मिलने गई, उनको गिरफ्तार करके कह दिया कि ये तो अपने पति को जेल से भगाने आई थी। 6 महीने का दूध पीता बच्चा, माँ जेल में, बाप जेल में, दादा जेल में, दादी जेल में। क्या जुल्म की इंतहा है। और शायद कुदरत को भी और हमसे इम्तिहान लेना था और आजमाइश बची थी। 19 मार्च को जेल के अंदर मेरे वालिद के खाने में जहर दिया गया और उनको इलाज भी नहीं कराया गया। 28 मार्च को 10 दिन में उस जहर से बीमार होकर, लिप्त होकर 28 मार्च को वो शहीद हो गए और इस दुनिया से छोड़ के हम सबको चले गए। इन्होंने सोचा था कि कोई मुख्तार अंसारी को मिट्टी भी नहीं दे पाएगा। ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था, मालूम होता था जैसे कोई क्राइम सीन है यूसुफपुर मोहम्मदाबाद। हर गली पर सीआरपीएफ, हर गली के बाहर पीएससी के जवान, पुलिस के लोग तैनात, कोई नाकाबंदी कोई आ नहीं सकता है। लेकिन मालूम होता था जमीन से लोग निकल आए, आसमान से बरस पड़े। 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख आदमी नहीं, लाखों की संख्या में अपने मसीहा को लोग सलाम करने आए और सरकार की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल दिल्ली के मीडिया के लोग आए थे और सांसद जी को और मुझको चिढ़ा रहे थे कि अब तो मुख्तार अंसारी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अब तो उनकी दबंगई नहीं चलेगी, अब आपको वोट कौन देगा, अब तो उनको कोई नहीं याद करेगा। इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा है, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, कैमरे भी चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार दोनों हाथ उठाकर बताओ किसके किसके दिल में मुख्तार अंसारी जिंदा है? एक बार कैमरा चलाओ, देखो, ये देखो, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, 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 मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मंजर देखो आप और आकलन करो। कुछ नाम, कुछ हस्तियां होती हैं जो मिटती नहीं है, ये नाम जिंदा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जिंदा रहेगा, ये नाम खत्म होने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कसूर है हमारा, क्या जुर्म है हमारा? कोई हमने योगी जी, मोदी जी का खेत थोड़ी ना कब्जा कर लिया था, कोई हमसे उनका मेड़ का डांड का झगड़ा थोड़ी ना था। कसूर यही है कि अगर कोई गरीब, मजलूम, बेसहारा अपना दुखड़ा रोते हुए, अपना आंसू बहाते हुए हमारे दरवाजे पर या जेल पर हमसे मिलने आ जाता था और अपनी दास्तान बयान करता था
तो मुख्तार अंसारी साहब और अंसारी परिवार के लोग ये नहीं देखते थे कि सामने कौन खड़ा है, उस गरीब के साथ उसके लिए खड़े हो जाते थे। जब कोई सामंतवादी फिरका परस्त हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू की तरफ अपना हाथ डालता था तो मुख्तार अंसारी उस जालिम का पंजा मरोड़ने का काम करते थे। अगर यही अपराध है, यही गुनाह है, यही जुर्म है, तो आपके किए हुए इस मदद को, इस सजा को हमने पाया और उन्होंने शहादत को कबूल किया है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आपके मुख्तार अंसारी चट्टान माने जाते थे, आपके मुख्तार अंसारी पहाड़ माने जाते थे। कोई उन्हें पीछे धकेल कर नहीं हटा सकता था। उन्हें मारा भी गया तो पीठ पीछे मारा गया। कोई माइका लाल धरती पे लड़के मारने वाला पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैं इब्ने मुख्तार अगर उनका आधा भी हुआ तो आपको कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा और आपके सामने आपकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, आपको ये ठानना है, आपको ये महसूस करना है कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आप किसी को भी फर्श से उठा के उसमें बैठा सकते हो और अगर आप संगठित हो जाओगे, आप हद कर लोगे, आप मन बना लीजिएगा तो आप किसी को भी अर्श से उठा के फर्श पर गिरा सकते हो। इसलिए मुत्तहिद हो जाइए, धर्म और जात की हदों से ऊपर उठकर संकल्प ले लीजिए कि आने वाली 1 तारीख को हमको चुनाव जिताने के लिए नहीं बल्कि इतिहास बनाने के लिए वोट डालना है और इस जालिम सरकार को केंद्र से हटाने के लिए वोट डालना है। और मैं आपको बड़ी मजबूती और जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र में सत्ता का परिवर्तन होना निश्चित है। और ये बात मैं नहीं, ये बात तो अब जो हमारे गठबंधन में बहुजन समाज की बहुत बड़ी नेता है मायावती जी, जो हमारे गठबंधन में नहीं है, उन्होंने भी ये बात अब तो कैमरे पर कह दिया, अपने बहुजन समाज को भी मैसेज दे दिया है कि आपको वोट कहाँ करना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, अपने वोट देने के अधिकार को बचाने के लिए एकजुट होकर के आने वाली 1 जून को साइकिल के सामने बटन दबाइए, अफजाल अंसारी को यहाँ से सांसद बनाइए और केंद्र में मोदी सत्ता को खत्म करने का काम करिए। मैं आपके लिए कोई नेता नहीं हूँ, आपका बेटा, आपका भतीजा लगूंगा। जितने ये नौजवान हमारे बैठे या खड़े हैं, छोटा या बड़ा, इनका भाई लगूंगा। हम तो ये सुन लीजिए, शहर में कोई के दरवाजे पर जाइएगा, बहुत बार घर पे भी चल जाए तो पनियो ना पूछिए, बहुत पूछी तो पनिये पूछ नहीं, इतने बहुत। लेकिन गौवा में कोई के दुआरे जीवा तो वो आपको भेलियो खिलाई, पनियो पिलाई, जौन के पास में रही तौन करी। तो बताओ, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपके भाई आपके सामने वोट की अपील करने के लिए आया है, उसको खाली हाथ तो नहीं लौटाओगे? मेरे आने का मान रखेंगे आप? एक बार दोनों हाथ उठाकर बताइए कि अफजाल अंसारी साहब को वोट देंगे। आपके मिले प्यार ने, आपकी दी हुई मोहब्बत ने मेरे जख्मों पे मरहम लगाया है। मैं तहे दिल से आपका एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ। और जाने से पहले, अपनी बात खत्म करने से पहले एक शेर पढ़ देना चाहता हूँ। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, तुम जितना चाहो हम पे जुल्म कर लो, तुम जहर दे दो, तुम गोली चला दो, तुम सरकार हो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है, तुम मिसाइल पटक दो, हम दबने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।
सभी का जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम। सबका बैठे रहिए, बैठे रहिए। जय हिंद, बैठिए बैठिए। माननीय जिला अध्यक्ष जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं।